गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सितंबर के कुछ और करंट इवेंट्स के बारे में जानेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80वां अधिवेशन, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां अधिवेशन। ये 9 सितंबर से शुरू हो रहा है और इसमें 23 से लेके 29 सितंबर तक डिबेट्स होंगे, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र जो है, जो यूएनओ का सदस्य है, वो अपनी बातों को रखेगा। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि हम इस अधिवेशन में हमारे प्रधानमंत्री जी को जाना था, लेकिन और जिम्मेवारियों के कारण वो भारत का प्रतिनिधित्व इस बार इस जनरल असेंबली में नहीं करेंगे और उनके स्थान पर जो यूनियन फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब सबसे पहले जब हम यूएन जनरल असेंबली की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। असल में 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व जो है, वो दो भागों में बंटने लगा था। उस समय यूरोप सिरमौर होता था और यूरोप ने केवल अपना ही नहीं बल्कि जितने भी देश थे संसार में, जितने भी कॉन्टिनेंट थे, उनके विभिन्न विभिन्न जो कंट्रीज हैं आज की, उनको उपनिवेश के रूप में बना के रखा हुआ था। ऐसे में दो ग्रुप वहाँ पर पनपने लगे और धीरे धीरे उनमें कटुता आ गई। एक ग्रुप का नेतृत्व कर रहा था ग्रेट ब्रिटेन और उसके ग्रुप को मित्र राष्ट्र या एलीड नेशंस के नाम से जानते हैं, जबकि जो दूसरा ग्रुप था वो जर्मनी का था, जिसको हम धुरी राष्ट्र या एक्सिस पावर के रूप में जानते हैं। और अल्टीमेटली ये ग्रुप्स रुक नहीं पाए और ये लड़ गए और पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये 1914 में हुआ और 4 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। अब युद्ध में बहुत विभीषिकाएं होती हैं। जो सैनिक भाग लेते हैं वो घायल होते हैं, आहत होते हैं, मरते हैं, परिवार नष्ट होते हैं। इसके अलावा चूंकि उस समय तक टैंक या और गोला बारूद बनने लगा था, तो इकोनॉमी पे बाहर आने लगा, क्योंकि ये जितने भी युद्ध के उपकरण हैं ये महंगे हैं। इसके अलावा वहाँ पर स्थिति ऐसी थी कि कॉर्प्स यानी कि जो लाशें हैं वो पड़ी रहती थी, उससे तमाम तरीके की बीमारियाँ, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सारी चीज़ होने लगी। तो संसार ने ये फील किया कि भाई कोई ऐसी संस्था हो जो इस तरीके के युद्ध को रोक पाए। तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्होंने 14 सूत्रीय प्रोग्राम एक दिया था और उसमें एक ये था कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऐसी बनाई जाना चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां देश जो हैं वो जाके अपनी बात को रख पाएं और युद्ध से बच पाएं। और इस आधार पर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। ये लीग ऑफ नेशंस अपना चलती रही, थोड़ा बहुत सुलह कराती रही, लेकिन जो गुटबाजी है यूरोप में वो पनपती रही और अल्टीमेटली 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। विभीषिका के हिसाब से ये ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि जब तक जो अस्त्र हैं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए थे और इवन एटम बम भी बन गए थे। बाद में जापान भी इसमें कूदा और उसने अमेरिका के ऊपर पर्ल हार्बर पर हमला किया था, बहुत इंपॉर्टेंट हमला है। उसके बाद अल्टीमेटली अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे 2 एटम बम गिराए। सारा विश्व सकते में आ गया और अल्टीमेटली विश्व युद्ध बन गया। बात वही रही कि भाई कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो राष्ट्रों के आपसी झगड़े को रोक सके, और एक चार्टर बनाया गया जिसको यूएन चार्टर बोलते हैं। ये 26 जून 1945 को बना और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ की स्थापना हुई। अब 1945 में हुई थी और अब जो है 2025 है, यानी कि इसको 80 साल बीत चुके हैं और जनरल असेंबली का ये 80वां अधिवेशन है।
जहाँ तक यूएनओ की बात है, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और इसके अलावा इसमें 193 परमानेंट मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स वो होती हैं जो सारी गतिविधियों में भाग तो लेती हैं लेकिन उनको वोट देने का राइट नहीं होता है। तो ये जो 2 स्टेट हैं उसमें एक स्टेट है होली सील। देखो, क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक की सबसे बड़ी सीट है वेटिकन सिटी। ये वेटिकन सिटी जो है रोम में स्थित है और इसका सब सिस्टम अलग है और एक तरह से ये देश में देश है। और जो पोप, जो सारे क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा हेड होता है, धार्मिक गुरु होता है, वो वेटिकन सिटी में रहता है और वहाँ पर संसार का सबसे बड़ा गिरजाघर भी है जिसको सेंट पीटर्स कैथीड्रल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये होली सील वही है, वेटिकन सिटी। तो ये जो है पार्टिसिपेट करते हैं एज एन ऑब्जर्वर। और जो दूसरा ऑब्जर्वर है वो है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, फिलिस्तीन का जो राज्य है उसको भी ऑब्जर्वर के रूप में यूएन में जगह दी गई है। जहां तक भाषा का सवाल है, इसमें 6 आधिकारिक भाषाएं, एक अरबी भाषा है अरेबिक, दूसरी चीनी भाषा है जिसको हम लोग मैंडरीन बोलते हैं, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। तो जो भी कामकाज होता है यूनाइटेड नेशन का वो इन 6 भाषाओं में होता है। अब इसके ऑर्गन्स भी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। इसमें सबसे पहला अंग है जनरल असेंबली और उस जनरल असेंबली में 193 क्या कहते हैं जो मेंबर कंट्रीज हैं और 2 जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ये सब की सब पार्टिसिपेट करती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कोई देश कितना भी छोटा हो आकार में, जनसंख्या में, या कोई कितना भी बड़ा हो, उसको एक वोट मिलता है। तो ये यूनिफॉर्मिटी है। जब वोटिंग होती है तो 193 देशों के पास एक एक वोट अपना होता है, मतलब दे रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल वोट। तो ये पहली ऑर्गन है जनरल असेंबली। इसके बाद दूसरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, इसमें ये 15 राष्ट्रों की बॉडी है और उन 15 राष्ट्रों को 2 भागों में बांटा गया है। परमानेंट मेंबर्स यानी कि जो अस्थायी सदस्य हैं जिनकी संख्या 5 है, और अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट मेंबर्स जिनकी संख्या 10 है। जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें जो हैं अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना। और इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है, यानी कि अगर ये संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी निर्णय से अपने आप को सहमत नहीं मानते हैं तो ये वीटो लगाकर उसको रोक सकते हैं। जहां तक नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात है, एक समय में 10 नॉन परमानेंट राष्ट्र जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। इसमें सबका कार्यकाल जो है वो 2 साल होता है और हर साल 5 राष्ट्र रिटायर हो जाते हैं, अगले राष्ट्र आ जाते हैं और अगले वर्ष जो है जिन 5 वालों का फिर 2 साल पूरे हो गए। तो इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। वर्तमान में जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें एक है डेनमार्क, जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन और जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि स्कैंडिनेवियन नेशन है, यानी कि नॉर्डिक नेशन है और दूध की डेयरी के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक मेंबर डेनमार्क है। दूसरा मेंबर है ग्रीस। ग्रीस की राजधानी जो है दैट इज एथेंस और बहुत पुराना ये देश है और इसकी कला, इसका इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप कभी ये देखते हैं कि 3 शैलियाँ आपके यहाँ हैं, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा कला शैली, अमरावती स्कूल और आर्ट,
और फिर ग्रीक स्कूल ऑफ आर्ट। तो गौतम बुद्ध की जो पद्मासन की मूर्तियां हैं वो सारी चीज जो है वो ग्रीक आर्ट है। तो ग्रीक इस समय भी मेंबर है, और जो मॉडर्न ओलंपिक्स होते हैं उसकी शुरुआत 1896 में एथेंस से ही हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा पाकिस्तान, कैपिटल इस्लामाबाद है, और इसके बारे में आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्या है। उसके बाद नेक्स्ट इज पनामा, ये सेंट्रल अमेरिका में है, इसकी कैपिटल जो है वो पनामा सिटी है, ठीक है। और ये जो है इम्पोर्टेंट मेंबर है, मतलब ये अच्छा छोटा सा एक शहर है लेकिन बढ़िया है। उसके बाद पांचवा जो है दैट इज सोमालिया, और ये सोमालिया जो है वो अफ्रीका की ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है, सबसे पूर्व में ये स्थित है, और इसकी राजधानी है मोगादिशु। तो ये 5 मेंबर्स जो हैं ये हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मेंबर है दैट इज बहरीन, जिसकी राजधानी है मनामा, ठीक है। और ये एशिया में तीसरा सबसे छोटा देश है, एक मालदीव, दूसरा सिंगापुर, और तीसरा जो है वो बहरीन है। इसके बाद नेक्स्ट इज कोलंबिया, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, और साउथ अमेरिकन कंट्रीज को लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी बोला जाता है, और इसकी कैपिटल है बोगोटा। और ये माफियाओं और इनका भी और इस तरीके का जो वैसी गतिविधियां हैं उनमें भी इस कोलंबिया का कभी कभी बहुत नाम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कॉन्गो, जिसकी कैपिटल है किन्हासा, और ये अफ्रीका का क्षेत्र के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा सबसे बड़ा देश हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, सूडान, जब हम बता रहे थे कि वहां पर मुर्रा जो माउंटेन्स है उसमें लैंडस्लाइड हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो कॉन्गो सूडान से भी बड़ा है और सेकंड नंबर पे ये आता है। उसके बाद एक कंट्री है लातविया, ये यूरोपियन कंट्री है, अच्छी कंट्री है, छोटी कंट्री है, और इसकी कैपिटल है रीगा। और लास्ट में जो 10वां देशन है वो है लाइबेरिया। तो इसकी जो कैपिटल है मोंटरोवा, ये वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है, पश्चिमी अफ्रीका का ये एक देश है। तो वर्तमान में ये 10 जो देश हैं वो मेंबर्स हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत नॉन परमानेंट मेंबर 8 बार रह चुका है, और लास्ट टाइम जब ये था दैट वाज इन 2021-22। इस सेशन में भारत नॉन परमानेंट नेशंस उस 15 के ग्रुप में था। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसकी सेक्रेटरीट, यानी कि सचिवालय। मतलब पहला ऑर्गन हो गया जनरल असेंबली, दूसरा हो गया सिक्योरिटी काउंसिल, और तीसरा हो गया सेक्रेटरीट। और ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो सब के सब इसी स्थान पर होते हैं, और यहीं पर सेक्रेटरी जनरल, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है। तो सेक्रेटरी जनरल भी इस सेक्रेटरीट में बैठता है। सेक्रेटरी जनरल का कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब कार्यकाल की 5 साल का, वो ऊपर नीचे हो सकता है। और अधिकांश जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो 2-2 टर्म पूरा करते हैं, यानी कि वो लगभग 9-10 वर्ष जो है वो सेक्रेटरी जनरल बने रहते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे एक इजिप्ट के हुए थे बुतरस घाली, जब उनको दूसरा टर्म देने की बात आई तो अमेरिका ने वीटो लगा दिया और वो दूसरा टर्म नहीं ले पाए। उसी तरीके से ऑस्ट्रिया के एक हुआ करते थे कुर्त वाल्डहीम, जो 2 टर्म ले गए थे, लेकिन जब वो तीसरे टर्म की बात आई तो चाइना ने उसके ऊपर वीटो पावर लगा दिया और वो नहीं हो पाए। वर्तमान में जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल का आपसे बहुत गहरा नाता है।
क्योंकि समुद्र के रास्ते सबसे पहले आने वाले यूरोपियंस जो थे वो पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा 1498 में वो आया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले यूरोपियन जो भारत में आए वो पुर्तगाली थे, और सबसे लास्ट में जो यूरोपियन गए, हालांकि हम उपनिवेश इंग्लैंड का बने रहे, लेकिन सबसे लास्ट में जो यूरोपियन गए हैं वो भी पुर्तगाली हैं, गोवा को छोड़कर। तो पुर्तगाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसको आप जानते भी होंगे फुटबॉल का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस समय ये एंटोनियो गुटेरेस जो है वो यहाँ के वो हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जैसे राष्ट्रों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, किसी क्षेत्र को लेके विवाद होता है, तो वो अपना केस जो प्ली करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में करते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जजेस होते हैं, लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां पर जो सबसे बड़ा जज होता है वो चीफ जस्टिस हो जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वहां पर चीफ जस्टिस की जगह वो प्रेसिडेंट कहलाता है, और इन जजेस का चुनाव जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली दोनों मिलकर करते हैं। इनमें इन जो जजेस हैं इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है, और इसका जो मुख्यालय है वो हेग में है। हेग जो है दैट इज द सिटी इन नीदरलैंड, वही नीदरलैंड जिसको पूर्व में आप लोग हॉलैंड के नाम से जानते हैं। और ऑरेंज इनका फ्लैग का कलर है, सारा कुछ ऑरेंज है। कोई अगर इनकी कोई टीम खेलती हुई दिखाई देगी वो ऑरेंज रंग में, संतरी रंग में खेलेगी, ठीक है। इनकी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट बुक होती है वो भी ऑरेंज बुक है। तो यहाँ पर ये न्यायालय है, 15 इसमें है। और इस समय जो प्रेसिडेंट हैं जजेस के, उनका नाम है इवासावा यूजी, ये जापान के हैं। अच्छा, भारत के भी जो जज हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रहे हैं। सबसे पहले जो रहे थे उनका नाम है BN राव। इसके बाद दूसरे नंबर पे आए थे नगेंद्र सिंह, वो भी रहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उसके बाद तीसरे हमारे रहे रघुनंदन स्वरूप पाठक। उसके बाद चौथे नंबर पे रहे PS राव, और वर्तमान में भी हमारे एक जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हैं जिनका नाम है दलवीर भंडारी। ये सेकंड टर्म भी पा चुके हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो 2027 में कंप्लीट होगा। अब छठी और अंतिम जो ऑर्गन है या जो अंग है यूएनओ का, वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। जिस समय दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो बात ये आई कि भाई कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो स्वतंत्र नहीं हो पाए, मतलब इकोनॉमिकली वो वीक थे, टेक्नोलॉजिकली वीक थे, तो उनके लिए एक ट्रस्टीशिप काउंसिल बना दी गई। धीरे धीरे वो सारे निकल गए, और 1994 में अंतिम जो था पालामो, वो भी इंडिपेंडेंट हो गया। तो अब ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो कुछ काम नहीं करती है, और उसका कुछ वैसा है भी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है। क्योंकि जब यूनियन चार्टर बना तो ये जो यूएनओ बनी है ये 4 प्रमुख सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। सबसे पहला है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, कि भाई फिर और राष्ट्र छोटे मोटे होते रहते हैं झगड़े, जैसे अब भी चल रहे हैं, कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन जैसे पूरा विश्व इन्वॉल्व हो रहा है उस तरीके का ना हो। ये इनका पहला वो था पॉइंट। दूसरा था टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, यानी कि राष्ट्रों के मध्य में मैत्रीपूर्ण संबंध हो, बहुत ज्यादा झगड़े ना हो और मिलजुल के रहें। तीसरा चीज था टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन,
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलता रहे, एक दूसरे के सहयोग से ही कोई राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। और चौथा, टू सर्व एज अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस, यानी कि राष्ट्रों के आपसी सामंजस्य को बनाए रखने के लिए ये 4 पॉइंट्स के आधार पर ये यूएनओ चले। अब जो 80वां अधिवेशन अब हो रहा है, अब आप शायद ये समझ गए हैं, तो जितना भी डेवलपमेंट आगे होगा उसके बारे में आप उन पे नजर रखने के काबिल हो गए। तो ये जो हो रहा है अधिवेशन, उसमें 23 से लेके 29 तारीख तक सारे देश जो है अपनी बातों को रखेंगे। और इसमें एक बात ध्यान रखना जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी बहुत जरूरी है, कि सबसे पहला देश जो अपनी बात रखता है या डिबेट में पार्टिसिपेट करता है शुरू में, वो है ब्राजील। ये परंपरागत रूप से ब्राजील इसको शुरू करता है। और दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत के जो एस जयशंकर हैं, यहाँ जो प्रतिनिधि हैं इंडिया के, वो 27 सितंबर को अपना पक्ष रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके ऊपर इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसमें सबसे पहला जो ज्वलंत मुद्दा है वो है जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड गर्ल, यानी कि जेंडर इक्वालिटी हो, लड़का लड़की ये बराबर हो, और महिलाएं और जो बच्चियां हैं उनको किस तरीके से हम एम्पावर्ड कर पाएं, इसके ऊपर एक अलग से मीटिंग होगी। ये करीब 5-6 मीटिंग्स होंगी, मतलब इनमें से एक ये है। दूसरी मीटिंग है ग्लोबल इकोनॉमी पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था कि किस तरीके से उसको मजबूत किया जा सके। तीसरा है मेंटल हेल्थ पे। आजकल जो है ज्यादा काम का बोझ या वो मस्तिष्क पे अनावश्यक दबाव डाल रहा है, उसको रोकने के लिए भी एक अलग से मीटिंग इनकी होगी। और चौथा पॉइंट है एआई गवर्नेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत उपयोगी है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, लेकिन जिसकी मेरिट्स होती हैं उसकी डिमेरिट्स भी होती हैं। तो किस तरीके से वो मेरिटोरियस उस पे आगे बढ़े, इसके संबंध में भी अलग से चर्चा होगी। उसके बाद एक और चीज पे चर्चा होगी, एक इंटरनेशनल डे बनाने के लिए, टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जो आणविक हथियार हैं उनको बिल्कुल, क्योंकि जब तक आणविक हथियार रहेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स रहेंगे, जब तक इस विश्व पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराता रहेगा। तो उसको कैसे कम किया जाए और कैसे इंटरनेशनल डे, देखो तुमने देखा होगा कितने सारे इंटरनेशनल डेज हैं, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो यूएन से निकल के आते हैं, बहुत सारे हैं ये, और सितंबर में भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहला है 5 सितंबर, और ये है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, दान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके बाद अगला है 7 को, ये है वर्ल्ड ड्यूशेमे डे। ड्यूशेमे जो है ये एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें मसल्स यानी कि जो मांसपेशियां हैं उनका बहुत तेजी के साथ हनन होता है, बहुत तेजी के साथ वो डिस्ट्रॉय होती हैं। बहुत रेयर बीमारी है, आनुवांशिक जीन्स से आती है ये, लेकिन ये बीमारी होती है। तो इसके प्रति और जागरूकता पैदा करना, उन चीज़ों से बचाना जिससे ये बीमारी हो, उसका समय पे पता लगा लेना, ये सारी चीज़ें इसमें है। इसके बाद 12 सितंबर, ये है इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, दक्षिण दक्षिण सहयोग। ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज हैं वो आपस में तकनीकी, स्किल, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें और तरक्की करें। इसके बाद एक 15 सितंबर, नहीं 15 सितंबर, 15 सितंबर को है इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो है 15 तारीख को। और 16 तारीख को है
नेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ओजोन की परत जो है वो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी पर सीधा आने से रोकती है, जिससे हम तरह तरीके की जो घातक किरणें हैं उनसे बच जाते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, अब अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तमाम ये जितने भी चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं, और ये जब ऊपर जाती हैं तो ये ओजोन लेयर को चटकाती हैं और उसको इतना कमज़ोर कर रही हैं कि बाद में अल्ट्रावायलेट रेज रोकने का हमारा सारा प्रयास विफल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के ऊपर तो थोड़ी जगह चटक भी गई है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोगों को, सारे राष्ट्रों को ये बताने के लिए है कि भाई इन सारी चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित हमें रखना है। उसके बाद एक 25 तारीख को है इंटरनेशनल मैरीटाइम डे, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अच्छा, ये देखना, ये फिक्स नहीं है 25 सितंबर को, ये सितंबर के महीने में अंतिम गुरुवार को दिन आता है। तो ये जरूरी नहीं है कि इस बार अंतिम गुरुवार 25 को है तो ये 25 को आ गया। अगर अंतिम गुरुवार 23 को हो या 28 को हो तो ये तब आएगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम डे, यानी कि मैरीटाइम ट्रेड करते हैं हम। अधिकांश जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। हवाई जहाज से आप कितना कुछ ले जा सकते हैं। तो ये जब व्यापार होता है तो समुद्री यात्री भी जाते हैं, तो हमारा जो समुद्र है वो पॉल्यूटेड भी हो रहा है। अब उसके पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, सी पायरेट्स को कैसे रोका जाए, यात्रियों की सुविधा के लिए और क्या प्रयास किए जाएं, इन सब को करने के लिए इस दिवस का हम लोग आयोजन करते हैं। उसके बाद 27 जो है ये इंपॉर्टेंट डे है। क्या कहते हैं, दिस इज वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व का पर्यटन दिवस। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो 3 चीजें होती हैं। शुरू में आपने सुना होगा तीर्थाटन, यानी कि जो तीर्थ के लिए या रिलीजियस पिलग्रिम के लिए जाते थे वो होता तीर्थाटन। उसके बाद देशाटन, यानी कि जो व्यापार के लिए आप लोग जाते हैं, दैट वाज देशाटन। एंड दैट इज पर्यटन। जब आप देश विदेश में जाते हैं, अपने देश में आप नई नई चीज़ों को देखते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखते हैं, नेचुरल सीन्स देखते हैं, तो पर्यटन के उद्योग को, पर्यटन का उद्योग बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। ये सीधी अर्थव्यवस्था में फायदा करता है। जब कोई विदेशी हमारे पास आता है बाहर से तो वो अपनी करेंसी लेके आता है, यानी कि डायरेक्ट आपको जो है वो करेंसी का लाभ होता है। तो इसमें पर्यटन को किस तरीके से बढ़ावा दे पूरा विश्व ही, भारत ही नहीं, सारे विश्व, दैट इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड क्या कहते हैं पर्यटन दिवस। उसके बाद एक और है, दैट इज 30 तारीख को पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अब अनुवाद में आपने देखा कि जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हम आपस में बढ़ रहे हैं, विदेश यात्राएं बढ़ रही हैं, कोई स्पेन का आदमी हमारे यहाँ आया, हम वहाँ गए, ठीक है। तो अनुवाद की स्थिति को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। अब कितना हो गया है, जैसे कोई भाषण दे रहा है मैंड्रिन में, चीनी भाषा में, और कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं, तो अगर आपकी इंग्लिश या हिंदी भाषा है तो वही आपको आएगा समझ में, जो वो बोल रहा है उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ये कुछ दिवस भी हैं। इसी तरीके से कि ये जो 5वीं इनकी मीटिंग होगी उसमें इंटरनेशनल डे न्यूक्लियर वेपन का एलिमिनेट करने के लिए होगा। इसके बारे में आप जब ये आगे बढ़ेगा तो खुद भी पढ़ते रहिए, जितना मुझे सब अवसर मिलेगा मैं आपको इसका बता दूंगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग इस यहाँ पर होगी, वो ये है कि म्यांमार में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं और जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी सिचुएशन या उनकी स्थिति के ऊपर चर्चा होगी। ये रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं, ये वहाँ से, म्यांमार से, अच्छा पहले ये समझ लें कि जो म्यांमार है ये नया नाम है और उनका जो पुराना नाम है वो है बर्मा। बर्मा जिसकी राजधानी हुआ करती थी रंगून, लेकिन अब जब से उसका नाम म्यांमार हुआ
तो उसकी राजधानी को बलट के नाम यंगून कर दिया गया। तो जिस तरीके से भारत के ऊपर इंग्लैंड ने आक्रमण किया और अपना उपनिवेश बनाया, उसी तरीके से उसने धीरे धीरे बर्मा को कैप्चर किया था। और इसमें जो सबसे पहला आंग्ल बर्मी युद्ध है 1824 में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजों को सर्वाधिक खर्चा और लंबा समय इस युद्ध के लिए देना पड़ा था। और इस युद्ध को उन्होंने जीत लिया था 1826 में, और एक संधि हुई थी, यांडबू की संधि। और इस संधि से जो अराकान प्रदेश है, जिसको आप राइन स्टेट भी बोलते हैं, जहां पर ये रोहिंग्या रहते हैं, ये ब्रिटिशर्स के पास आ गया। अब ये जो अराकान स्टेट है, तो जब म्यांमार से हम लोग बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी पे चलते हैं, तो उसके किनारे किनारे का जो रास्ता है वहां तक, वो अराकान राज्य या राखीन प्रदेश होता था। तो 2014 के आसपास जो है, म्यांमार से इन रोहिंग्याओं को खदेड़ा गया लाखों की संख्या में, और ये वहां से भाग के बांग्लादेश आ गए, और कुछ घुसपैठियों के रूप में भारत में भी आ गए हैं। आपने देखा होगा कि जगह जगह पूरे देश में ये एक मुहिम चली है कि भाई ये रोहिंग्याओं को पकड़ो और इनको वापस डिप्लॉय करो। ठीक है। जहां तक म्यांमार की बात है, उसमें दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कभी भी आ सकते हैं। उसमें एक उनकी लीडर है आंग सान सू की, जिसको 1990s में नोबेल प्राइज मिला है। और दूसरा उनकी एक नदी है इरावदी नदी, इसको लाइफ लाइन ऑफ बर्मा बोला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण नदी है, बिल्कुल बीचों बीच जाती है म्यांमार के, और जितने उनके इंपॉर्टेंट शहर है वो सब के सब इरावदी नदी के तट पर बसे हुए। तो ये माइनॉरिटी का जो मामला है, इसके ऊपर भी मीटिंग होगी, जब उसमें निर्णय होगा उसको आप सब समझ लोगे। उसके बाद इस जो जनरल असेंबली का 80वां अधिवेशन हो रहा है, इसकी एक थीम भी है, और वो थीम का नाम दिया गया है बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। यानी कि जो वो है बेटर टुगेदर, मतलब एक साथ बेहतर। अगर हम एक साथ हैं तो बहुत बेहतर हैं, और शांति के लिए, विकास के लिए और मानवाधिकार के लिए 80 साल, यानी कि 80 साल तक आप बिना किसी तृतीय युद्ध के आ गए हैं और अधिक। यानी कि ये जो परंपरा है ये अनवरत चलती रहे, संसार जो है विश्व युद्ध में ना फंसे, क्योंकि अगर अब की बार विश्व युद्ध होगा तो पहले से विनाशक था दूसरा, और सर्वाधिक विनाशक जो है वो ये तीसरा होगा। तो इस जनरल असेंबली की जो कार्रवाई होगी, इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। यूएनओ के बारे में आपको अब मैं समझता हूँ पूरी जानकारी मिल गई। इसके बाद दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है कच्छाथीवू आइलैंड। ये और कच्छाथीवू आइलैंड इसलिए प्रकाश में आया क्योंकि 1 सितंबर को श्रीलंका के राष्ट्रपति, जिनका नाम है अनुरा कुमार दिसानायके, ये इस द्वीप पर पहुंचे, और इस द्वीप को लेके जो हमारी साउथ की स्टेट्स हैं वो काफ़ी इस मामले में कहती हैं, क्लेम करती हैं ये कि कच्छाथीवू द्वीप जो है ये हमारा है। और अभी अप्रैल में तमिलनाडु विधानसभा में एक रेजोल्यूशन सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें केंद्र सरकार से ये विनती की गई कि भाई ये कच्छाथीवू जो आइलैंड है ये हमें मिले। ये जो आइलैंड है ये इनहेबिटेड है, मतलब इस पे लोग नहीं रहते और ये खाली पड़ा रहता है और ये डिस्प्यूटेड है। अच्छा, इससे पहले ये जो आइलैंड था वो कभी ना कभी इंडिया के भी पार्ट में रहा था, मतलब भारत का ये हिस्सा कहीं रहा होगा।
इंडियंस क्लेम करते हैं। वो कहते हैं एक वंश था, रामनाद वंश। रामनाद वंश था जिसको मरावर भी बोलते थे दक्षिण में, और ये उसके पास था। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने भारत के साथ साथ श्रीलंका पे भी अधिकार कर लिया। तो ये द्वीप जो है वो इंडिया में चलता रहा, इंडिया का माना जाता रहा। जबकि श्रीलंका शुरू से क्लेम करता था कि भाई ये द्वीप जो है उसका है, क्योंकि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा भी था, निसांक मल। तो अभिलेख है, उस अभिलेख में इसको इस द्वीप को कस्सी बोला गया था कि ये जो है उसकी टेरिटरी में। यानी कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद से 1974 तक इस कच्छादीवू आइलैंड के ऊपर विवाद चलता रहा कि ये किसका है। उसके बाद 1974 में भारतीय गवर्नमेंट ने श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ एक मैरीटाइम एग्रीमेंट किया, सामुद्रिक समझौता किया, जिसमें ये कच्चा थीवू आइलैंड जो है ये श्रीलंका को दे दिया। उसके बाद 1976 में एक और भारत श्रीलंका एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कच्चा थीवू आइलैंड के बदले भारत को एक टापू दिया गया जो वेज बैंक कहलाता है। ये कन्याकुमारी के पास है, ये भारत में है। और ये बहुत जबरदस्त फिशिंग सेंटर है, केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अच्छे फिशिंग सेंटर्स में इस वेज बैंक की गिनती होती है। तो अब दक्षिण के राज्य ये कहते हैं कि भाई ये कच्छावीतू जो आइलैंड है ये दोबारा हमें मिलना चाहिए, तो ये क्लेम, लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति की विजिट ये बताती है कि वो जो है मामला नहीं कुछ होगा और वो श्रीलंका के पास ही रहेगा, जिसके बदले में या हमें वेज बैंक जो है वो मिल गया है। अब ये एक मैरीटाइम एग्रीमेंट में हो गया है कि मछुआरे जो हैं, भारत के मछुआरे अपने टेरिटोरियल वाटर्स में पकड़ेंगे और जो श्रीलंका के मछुआरे हैं वो अपने टेरिटोरियल रेंज में ही अपनी मछलियों को पकड़ेंगे। और भारत के मछुआरों को इतनी परमिशन है कि उनके जो जाल होते हैं जो वो गीले हो जाते हैं उनको सुखाने के लिए वो उसका प्रयोग कर सकते थे। पर यहाँ पर एक क्रिश्चियनिटी की बहुत बड़ी श्राइन है जिसको बोला जाता है सेंट एंथनीज श्राइन, और वहां पर वर्ष में 3 दिन बहुत बड़ा मेला लगता है और जाने कहां कहां से जो पिलग्रिम्स हैं या यात्री हैं वो वहां पर आते हैं। और उस 3 दिनों में रामेश्वरम से जाता है, जहाँ पर ये वो क्या कहते हैं रमनाथ किंगडम में बता रहा था, वहाँ से जाते हैं जहाज, लोग बहुत हजारों लाखों की तादाद में भारत से भी लोग वहाँ पर जाते हैं। और उन 3 दिनों में ना तो किसी वीज़ा की ज़रूरत है और ना किसी पासपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसमें ये कच्छाथीवू आइलैंड जो है अभी इसमें प्रकाश में था। इसके बाद आईपीएल टिकट्स कॉस्टलियर, आईपीएल की टिकट महंगी हो गई हैं क्योंकि ये लग्जरी गुड में आती थी। 28% का स्लैब चला गया और जो लग्जरी गुड्स है वो 40% में आ गए। तो अगर आप आईपीएल का कोई भी मैच देखने जाएंगे तो आपको जो है 40% जीएसटी उसकी टिकट पे देनी पड़ेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि भारत के और जितने स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं उन सब पे जीएसटी की दर 18% है, केवल इसे छोड़ के। और उसमें भी अगर कोई टिकट 500 रुपए की से ऊपर की है तो 18% जीएसटी लगेगा, और 500 के नीचे की कोई टिकट है तो आपको कोई जीएसटी उस पर देना नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक और घटना है, वो मिलिट्री डिप्लॉयड इन जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है और वहां पर जो हुआ है कि उसके जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है प्रबोवो
सुबियांतो, इन्होंने लॉ मेकर्स के लिए पर्क्स की भरमार कर दी। और जब इतना सारा पर्क्स लोगों ने मिलते देखा तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध के फलस्वरूप जो है बहुत सारी जगह पे इंडोनेशिया में और जकार्ता में कर्फ्यू लगाया गया, सुमात्रा तक पहुंचा ये, ठीक है, और उनको स्टेप बैक लेना पड़ा। यानी कि ये जो पर्क्स हैं फिलहाल इसको नहीं दिया जा सकता। अब इंडोनेशिया जो है वो छोटे छोटे टापुओं में बटा हुआ है, छोटे छोटे टापू, कुछ बड़े भी टापू हैं। अच्छा, इस तरीके के जो देश होते हैं वो कहलाते हैं आर्चिपेलागो, यानी कि आर्चिपेलागो का मतलब हो गया द्वीप समूह। इंडोनेशिया सबसे बड़ा आर्चिपेलागो है संसार में, यानी कि ऐसा देश जो टापुओं से बना है और उसका क्षेत्र जो है वो सबसे विस्तृत है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टापू हैं, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो। जावा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जिसको स्तूप ऑफ बोरोबुदूर बोला जाता है। और यहाँ पर जो है एक कल्चर है, ये वैसे इस्लामिक कंट्री है लेकिन इसके जो कल्चर हैं वो इंडियनाइज्ड हैं क्योंकि इसको कॉलोनी बनाया था भारत के एक शैलेंद्र वंश थे, उन्होंने यहाँ पर अधिकार किया था। तो वहां पर तुमने देखा होगा एक टर्म है वायांग, आप लोग कठपुतली का वो देखते हैं। तो इंडोनेशिया में एक मुस्लिम जो है वो क्या कहते हैं कठपुतली का या पपेट शो दिखा रहा है, लेकिन उसकी थीम रामायण के ऊपर बेस्ड है या महाभारत के ऊपर बेस्ड है। तो ये इंडोनेशिया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझ लो, दो चीज आई थी, जैसे हम बात कर रहे थे वो इस आइलैंड की, कच्छातीवू आइलैंड की। तो जैसे ये भारत है और ये श्रीलंका है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है यानी कि जलडमरू है और उसको नाम दिया गया है पाक स्ट्रेट। इसकी स्पेलिंग है पॉक स्ट्रेट, PALK, पाक जलडमरू इसको बोला जाता है। ये असल में पाक कौन थे, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट पाक, और जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी ये उसके गवर्नर थे, उस नाम पे ये हो गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जलडमरू की। तो दो चीजें होती हैं, एक स्ट्रेट जिसको आप जलडमरू बोलते हैं और दूसरी होती है स्थमस, इसको स्थल डमरू बोलते हैं। जब दो बड़े समुद्र के भागों को और दो बड़े जमीन के टुकड़ों को पानी की पतली सी पट्टी अलग करती है तो वो स्ट्रेट कहलाता है। जैसे एक टुकड़ा आप देख रहे हैं श्रीलंका है, दूसरा टुकड़ा भारत है, एक तरफ समुद्र का एक हिस्सा है बे ऑफ बंगाल की तरफ, दूसरी तरफ दूसरा है, तो ये दो समुद्र के हिस्सों को भी अलग किया, दैट इज स्ट्रेट। और स्थमस यानी कि जब दो समुद्र के बड़े समुद्रों को या जमीन के दो बड़े टुकड़ों को स्थल या मैदान की एक पट्टी जोड़ती है वो कहलाता है स्थमस, स्थल जलडमरू। जैसे पनामा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली एक बिल्कुल पट्टी गई है, ठीक है, वो पट्टी जो है दैट इज स्थमस। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहां तक उसका सवाल है, सबसे बड़ी स्ट्रेट संसार में वो मलक्का स्ट्रेट है। ये मलक्का स्ट्रेट जो है ये उसको मलाया पेनिनसुला को अलग करती है
और साउथ चाइना सी से दूसरे उसको अलग करती है। तो ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया जब भी पढ़ो तो साथ साथ अपनी एटलस लेके बैठो, तब आप जो है जीत पाओगे, क्योंकि कंपटीशन इज नॉट सो इजी, बहुत टफ है। चाहे उसके बाद आप इसको पूरा तैयार करो, ढंग से समझो, उसके बाद कहीं भी फिर क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, वो चीज़ है। ये नहीं है कि आप मल्टीपल चॉइस में पहले लग गए, आप कन्फाइंड हो गए, एक आंसर आपको मालूम पड़ गया, चीज़ आपको मालूम ही नहीं है। तो एटलस और ये दोनों चीज़ें, मतलब ध्यान से चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अरमानी, एक जियोर्जी अरमानी करके फैशन हाउस हुआ करता था, उसके संस्थापक थे जियोर्जी अरमानी। उनकी अभी डेथ हो गई रिसेंटली। ही वॉज 91 ईयर्स ओल्ड। इटली के थे वो, और अरमानी सूट्स बहुत मतलब पसंद किए जाते हैं। वहाँ पर फैशन हाउसेस बहुत हैं इटली में और वर्ल्ड फेम के हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है गुसी का, GUCCI, आपने देखे होंगे उसके कभी। दूसरा प्रादा, और ये तीसरा अरमानी। खैर इन अरमानी साहब की डेथ हो गई। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है और वो है ये हजरत बल एपिसोड। अभी क्या हुआ है कि हजरत बल श्राइन पर कुछ लोगों ने वेंडलिज्म किया। वहाँ पर एक प्लेक लगा हुआ था जिसमें जो हमारा चिन्ह है अशोक की लाट वो था, तो लोगों ने उसको जो है नुकसान पहुंचाया और उस नुकसान में हमारे राज चिन्ह को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है। अब सवाल ये आता है कि ये हजरत बल है क्या? हजरत बल एक श्राइन है, इसको दरगाह शरीफ भी बोलते हैं, और ये सूफी की दरगाह है। पूरे कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो पवित्र स्थान माना जाता है वो हजरत बल दरगाह को माना जाता है। अब ये जो हजरत बल दरगाह थी, इसको बनाने का जो श्रेय है या जो प्रारंभ करने का श्रेय है वो जाता है एक महिला को जिसका नाम था इनायत बेगम। और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर एक रेलिक है, मोहम्मद पैगंबर जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, उनके एक बाल जो है वो रेलिक के रूप में इस दरगाह में रखा हुआ है, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब सवाल आता है कि भाई मक्का से वो बाल कश्मीर तक कैसे आया? तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था सैयद अब्दुल्ला मदनी। वो जो मदनी थे उनके पूर्वज जो रहे होंगे वो हजरत पैगंबर के साथ रहे होंगे, तो एक बाल प्रिजर्व होता हुआ उन तक आया और वो उसे लेके भारत आ गए, और भारत आने के बाद वो बीजापुर में सेटल हो गए। बीजापुर एक स्टेट थी, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पर ये बीजापुर में वो सेटल हो गए। ये बात है करीब 1635 की। तो जब वो समय था जब मुगल साम्राज्य बहुत तेजी के साथ दक्षिण की सारे राज्यों को, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर, ये जो ऐसे ऐसे राज्य थे, इनके ऊपर अपना अधिकार करता चला जा रहा था। तो जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो मदनी का बेटा जो था उसके पास वो रेलिक था। उस रेलिक को बोला जाता है मोई मुकद्दस उसको बोला जाता है। और जो हजरत बल है, हजरत एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है रेस्पेक्टेड, और बल ये काश्मीरी शब्द है जिसका मतलब है प्लेस, अ प्लेस ऑफ अ रेस्पेक्टेड पर्सन। ये हजरत बल का पूरा मतलब है। तो जब मदनी के लड़के को ये लगा कि भाई मुगलों ने उसका सब कुछ छीन लिया, प्रॉपर्टी भी छीन ली, सब हो गया, अब मैं क्या करूं? मैं ये जो इतना महत्वपूर्ण मेरे पास वो है रेलिक, तो उसको मैं क्या करूं? तो वो सीधा चला गया। एक कश्मीरी बिजनेसमैन थे जिनका नाम था नूरुद्दीन ईशाई। उसने उन्हें नूरुद्दीन ईशाई को दे दिया कि साहब मैं नहीं संभाल पाऊंगा, इसको आप संभालें। इस बीच में क्या हुआ कि शाहजहां ने वहां पर एक वो बनाया, मतलब इबादत गाह बनाई, एक हॉल बनाया प्रेयर करने का। जब तक हजरत बल का कंसेप्ट नहीं है,
और वो नाम दिया उन्होंने इशरत जहां, ये करके कि भाई यहाँ पर प्रेयर आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जब औरंगजेब आया तो उसे ये पता पड़ी कि भाई ये कोई ईसाई हैं जिनके पास हजरत पैगंबर का बाल मुईन मुकद्दस है। तो उसे बड़ा गुस्सा आया, उसने उसे पकड़ा और ईसाई को बुला लिया, उसको तो जेल खाने में डाल दिया। और ये जो मुईन मुकद्दस, ये जो बाल था, इसको भेज दिया गया अजमेर दरगाह में। लेकिन 8-10 दिन बाद उसे पता नहीं क्या आया, उसने वापस किया, उसको कहा कि भाई इसे ईसाई को छोड़ो और इस बाल को जो है वो दो, ये वहां कश्मीर जाएगा। लेकिन जब तक कैद खाने में ईसाई मर गए थे, टॉर्चर किया गया होगा या कुछ भी किया गया होगा, ये चीज समझ नहीं आई थी। तो फिर क्या किया गया कि उसकी डेड बॉडी के साथ उस रिलिक को वापस कश्मीर भेज दिया गया, जहां इनायत बेगम जो ईसाई की लड़की थी उसने उसको एक इम्प्लांट करा और इसको बना लिया। इसके बाद धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन होते गए। लेकिन आज आप जो हजरत बल दरगाह देखते हैं उसका मेन कंस्ट्रक्शन 1968 से 1979 के बीच में हुआ है, यानी कि 11 सालों में वो तैयार हुई है। और उससे पहले क्या हुआ, इसके साथ एक विचित्र बात हुई। 1963 में 27 दिसंबर को ये जो मोई ए मुकद्दस, ये जो मतलब पवित्र बाल है, ये चोरी चला गया। और ये चोरी चला गया, काफी कुछ मतलब खोजबीन उथल पथल मच गई और अल्टीमेटली 7-8 दिन बाद ये बाल जो है वो रिडिस्कवर कर लिया गया। अब रिडिस्कवर कर लिया गया, 3 लोग बाद में प्रकाश में आए जिनका पहले नाम नहीं था, और उन 3 में से एक पाकिस्तानी भी था। तो ये मिल गया। उसके बाद अब ये कंफर्म करना था कि भाई ये जो पवित्र चीज थी या वही है या कोई बदल गई या क्या हुआ। तो वहां पर जितने लोग थे जो विद्वान थे, उन्होंने सबने देखा। बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा समर्पित थे, जो उस बाल को वो पहचाने, और अल्टीमेटली ये कंफर्म हो गया कि ये ओरिजिनल बाल ही है और उसे दोबारा से रख दिया गया। जब थैच्ड रूफ होती थी, और उसके बाद इसीलिए 1969 में 68 में जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसको पूरा जो है वो मार्बल और उसकी शक्ल दे दी गई। पर उस बाल चोरी से बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो हुई ईस्ट पाकिस्तान में। उस समय तक बांग्लादेश नहीं बना है, ईस्ट पाकिस्तान है, और इंडिया में वेस्ट बंगाल, यहां पर कम्युनल राइट्स हो गए। और इस कम्युनल राइट्स में करीब 2 लाख हिंदुओं को वहां से भागकर भारत आना पड़ा और अपनी जान बचानी पड़ी। तो ये कम्युनल राइट जो है वो स्टोलन एपिसोड का हिस्सा थे। उसके बाद हजरत बल में एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो थी 1993 में। अब क्या हुआ, 1993 में जब अलगाववाद बहुत चल रहा था तो मिलिट्री के मतलब मिलिटेंट्स जो थे उन्होंने हजरत बल दरगाह के ऊपर अधिकार कर लिया। अब इंडियन आर्मी ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और वो विवाद चलता रहा कि भाई बातें चीतें चलती रही। बहुत गोलियां या कुछ भी नहीं किया इंडियन आर्मी ने, लेकिन अल्टीमेटली 1 महीने के बाद वो सारे जो मिलिटेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लिया गया और हजरत बल दरगाह जो है वो सुरक्षित वापस कर दी गई। पर एक इसमें बात, उनके ऊपर भी कोई मुकदमा नहीं चला, क्योंकि बहुत से ऐसे कश्मीरी युवक थे जिनको बहका दिया गया था। उनको ये कह दिया गया था कि भाई ये जो रेलिक है, मुईन मुकद्दस है, इसको यहाँ से हटाने की योजना है, या जो भी रहा होगा, जो भी अफवाहें रही होंगी वो करा। पर इसमें एक विचित्र बात ये हुई कि एक इसमें बाहर का भी मिलिटेंट थे, जिसमें एक नाम है लतीफ का, जो जैश ए मोहम्मद का मेंबर था, और उसको भी सरकार ने जो है वो बिना किसी उसके वापस छोड़ दिया और वापस भेज दिया, ना कोई उसको पनिशमेंट दिया। जबकि भड़काने वालों में या वो करने वालों में निश्चित रूप से उस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ हो सकता है। ये सारी चीजें हो गई 1993 में। लेकिन एक एपिसोड भी हुआ, वो कहलाता है बिजबिहारा इंसिडेंट।
बिजबेहारा इंसिडेंट में बीएसएफ ने गोलीबारी करी, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो बिल्कुल उससे बाहर निकल रहे थे लॉ एंड ऑर्डर से, तो वो गोली चला चलू के उसे रोका गया। बाद में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना एनएचआरसी, यूएन, यूनाइटेड नेशन में कि ये मार दिया गया, वो मार दिया गया, लेकिन अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं। पर ये बिजबेहारा इंसिडेंट जो है आपको इम्पोर्टेंट दिमाग में रखना चाहिए। तो अब क्या हुआ है, अब ये जो नया हजरत बल का एपिसोड है उसमें डिफेसमेंट ऑफ अशोक एबलम, अशोक का जो हमारा राज चिन्ह है उसको नुकसान पहुंचाया गया है, और इसके लिए वो लोग दोषी ठहरा रहे हैं जो वहां की वक्फ की चेयरपर्सन है, जिनका नाम है दरख्शान अंद्राबी। और अंद्राबी का ये है कि भाई ये वैंडलिज्म हुआ है, ये लूटपाट हुई है और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। पुलिस एक्शन ले रही है। 50 से अधिक लोग जो है वो सीसीटीवी कैमरा से पकड़े गए हैं। और उसमें एक चीज़ ये आई है, जो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कह रही हैं कि भाई ये तो एक धार्मिक स्थल है, तो यहाँ पर इस तरीके का कोई प्लेग या कोई पत्थर जो है लगाना नहीं चाहिए। पर ये भी सही है, वो बात अलग है कि इस तरीके से वैंडलिज्म नहीं होना चाहिए और ना ही राज चिन्ह को कोई नुकसान पहुंचाना चाहिए। अभी ये सारी चीज़ इस वाले में चल रही है। तो ये हजरत बल को इसको वो करते रहिएगा, जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़े इसको लगातार पढ़ते रहिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अब हाइड्रोजन आपको मालूम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलके पानी बनता है, ठीक है। अब उसमें क्या किया गया है कि इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस से हाइड्रोजन को पानी से अलग किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, यानी कि केवल हवा और सौर इनके द्वारा जो है हाइड्रोजन को बनाया जा रहा है। और वो जो ग्रीन हाइड्रोजन बन रही है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, उससे किसी भी किस्म का कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल का होता है जीवाश्म ईंधन, जैसे आपने देखा होगा कोयला, आपने देखा होगा पेट्रोलियम, आपने देखा होगा नेचुरल गैस। पेट्रोलियम एक बार पेट्रोल भर गया, चल गया, तो वो पोल्यूशन फैलाई गई, दोबारा से आप रिन्यू नहीं कर सकते। कोयला जल गया, एक बार चला गया, ठीक है। ऐसी नेचुरल गैसेस हैं, और ये सारी चीजें क्या करती हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। और अभी हमने देखा था कि हम ओजोन लेयर की बात कर रहे थे, ओजोन डे की बात कर रहे थे, ठीक है, जो हम 16 सितंबर को मनाने वाले हैं। ये सारी चीजें, तो ये मिशन है। इस मिशन में जो विशेषताएं हैं वो सबसे पहली है डीकार्बनाइजिंग इंडस्ट्रीज बाय रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऐसा क्या कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग करना, जिससे इंडस्ट्रीज के जो कार्बन, जो नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं, वो समाप्त हो जाए। इसका दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है वह प्रोड्यूसिंग एंड यूटिलाइजिंग आवर ओन ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि किसी देश का जो है वो दूसरे देश के या इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। अरब कंट्रीज है, वहां पेट्रोल और पेट्रोलियम ये सब निकला आता है, तेल निकला आता है, रशिया से निकला आता है। आज भारत जो 25% टैरिफ एक्स्ट्रा झेल रहा है, उसका बेसिक रीजन क्या है कि हम लोग जो है अपनी आपूर्ति रशिया से कर रहे हैं। जब हम अपने आप ही ग्रीन हाइड्रोजन बनाने लगेंगे तो हमें जीवाश्म ईंधन या जो फॉसिल फ्यूल है इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। और जब इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी तो ऐसे बहुत सारे हम जो बवाल ये मच रहे हैं इनसे भी बचेंगे, और हमारी रिलायंस जो है या हमारा जो
आधार है वो उसमें आएगा। उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एनर्जी डिमांड। एनर्जी डिमांड आप ख़त्म नहीं कर सकते, इतने सारे व्हीकल चल रहे हैं, इतनी सारी ट्रेनें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इतने बड़े बड़े रॉकेट ये सब हैं, यानी कि आपको एनर्जी की मांग है। और दूसरा आपका पॉइंट होता है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पर्यावरण के प्रति आपके क्या उत्तरदायित्व है। तो एनर्जी डिमांड और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों के जो दूरी है उसको कम करने के लिए हमें इस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो हमारे देश में चल रहा है उसको आगे बढ़ाना है। अब हम टारगेट क्या ले रहे हैं इसमें? सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो वार्षिक रूप से 5 MMT मिलियन मैट्रिक टन हो जाए हर वर्ष, और ये लक्ष्य हम हासिल कर लें 2030 तक। ये पहला टारगेट हमारा इस ग्रीन हाइड्रोजन पे है। दूसरा, इसके टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, तो उस प्लांट लगाने के लिए 8 लाख करोड़ का फंड जो है वो इस प्रोजेक्ट में, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में हमें देना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे यहाँ जो है वो एनुअली जो कार्बन गैसेस निकलती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं, वो है 50 MMT, 50 मिलियन मैट्रिक टन। अब जब हम अपना ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएंगे तो हम जगह जो 50 MMT की है उसको कम करते जाएंगे, तो क्यूमुलेटिव रिडक्शन होगा। एक तरफ हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाएगा, और दूसरा जो ये गैस एमिशंस हैं, गलत गैस एमिशंस हैं, ये धीरे धीरे कम होती जाएंगी। इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। सितंबर में एक ट्रेन का जो क्या कहते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई, वहाँ पर वो जो ट्रेन बनी है उसका डब्बों का सारा परीक्षण हो चुका है, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पर आधारित हम एक रेल चलाने वाले हैं रिसेंटली। वो हरियाणा राज्य में चलेगी, जो जींद एक जगह है वहां से लेके सोनीपत तक जाएगी, 89 किलोमीटर। और जींद में एक प्लांट लगाया गया है, वो प्लांट लगा हुआ है, ये 1 MV का है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन प्लांट। और ये प्लांट जो है पर डे 450 किलो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो जींद से वो ट्रेन उसके फ्यूल्स में आएगा, और वो फ्यूल जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन को करेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर देगी, और वहां से 89 किलोमीटर सोनीपत तक हम ग्रीन हाइड्रोजन इससे जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट में एक बड़ा काम बहुत रिसेंटली जो है वो ट्रेन शुरू होगी। परीक्षण इसका सितंबर के पहले हफ्ते में हो चुका है। तो ये कुछ आज करंट इवेंट्स और उसके साथ साथ जुड़ी हुई चीज़ें थी। पढ़ते रहिए आप। एटलस में आपको बताया, बिना एटलस के कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ को गहनता से एक बार समझने की कोशिश करिए। अगर आपको वो उसका बेसिक पता है तो जब भी आप अखबार पढ़ेंगे या मैगजीन पढ़ेंगे या कहीं कोचिंग पढ़ेंगे या कहीं किसी टीचर से पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, आप उस चीज़ को रिकलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक ही अच्छा नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एंड आई फील कि आज आप इसको करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं। ओके बाय।